हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए, मैं हूं डॉक्टर RVS सेंगर। आप लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स और इस चैनल का नाम है सेंगर EDU डॉक्टर RVS सेंगर। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हैं, लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, चलिए हम लोग चैप्टर 2 स्टडी कर रहे थे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। और यूनिट्स एंड मेजरमेंट में जो टॉपिक चल रहा था, यूजेज ऑफ डायमेंशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट यूजेज देखा था इसका, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। और कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का जो बेसिक प्रिंसिपल था वो क्या था? N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। यानी किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में N1 इंटू U1 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा दैट विल बी कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर हम दूसरी लैंग्वेज में इसको देखें तो N1 इंटू U1 को हम लोग क्या लिखेंगे? सिस्टम ऑफ यूनिट्स 1 में M1 पावर A, L1 पावर B, T1 पावर C लेट शुड बी इज इक्वल टू N2 M2 पावर A, L2 पावर B और T2 पावर C। यानी इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में डायमेंशन जो होंगे, डायमेंशंस क्या होता है? पावर्स। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर लगती फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर, तो पावर रिमेन्स कांस्टेंट। चाहे जो भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो, पावर हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल था, हम लोगों ने स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। डायमेंशन का सेकंड यूज क्या है? डायमेंशन का जो सेकंड यूज होता है वो होता है टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस। यानी कोई भी इक्वेशन दी गई है वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। हम ये बात नहीं कर रहे हैं, मैंने ये नहीं बोला है कि इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं। मैंने क्या बोला है? इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, ये हम लोग चेक करते हैं यूजेज ऑफ डायमेंशन का। जो सेकंड पॉइंट है, टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस। ठीक है, डायमेंशनल करेक्टनेस जो होता है वो दो प्रिंसिपल पर जो उसका बेसिक प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है? लिखा हुआ है यहां पर, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी ऑफ डायमेंशन। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी ऑफ डायमेंशन। अब इसका मतलब क्या है? होमोजीनिटी का मतलब क्या है? होमोजीनिटी का मतलब होता है कि कोई भी इक्वेशन दी गई होगी, उसमें जितने भी टर्म होंगे, टर्म का मतलब आप समझते हैं, प्लस माइनस जो भी लिखा होगा तो उसको हम लोग एक टर्म, जैसे कोई भी क्वांटिटी एक प्लस में करके लिखी हुई है तो उसको हम बोलते हैं एक टर्म। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो इन एन इक्वेशन डायमेंशन ऑफ ईच टर्म शुड बी सेम। यानी हर टर्म का जो डायमेंशन होगा वो सेम होगा। और इसी पॉइंट को अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूं, ओनली सेम डायमेंशनल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ओनली सेम डायमेंशनल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अब इसका मतलब क्या हुआ ये हम लोग देखेंगे। एक इक्वेशन में दे रहा हूं और उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा। ओनली सेम डायमेंशनल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि डायमेंशनल करेक्टनेस कैसे चेक की जाती है। जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन लिखी हुई है, आप लोगों ने पढ़ी होगी, F इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब डायमेंशनल करेक्टनेस हमें चेक करनी है। तो डायमेंशनल करेक्टनेस का मैंने अभी बेसिक प्रिंसिपल बताया था कि इस इक्वेशन में जितने भी टर्म लिखे होंगे, जैसे मान लीजिए मैं पूछता हूं कितने टर्म लिखे हुए हैं, तो एक तो इधर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म हो गया, इधर राइट हैंड साइड में दो टर्म लिखे हुए हैं, UT और हाफ AT स्क्वायर। यानी जितना डायमेंशन इस क्वांटिटी का होगा उतना ही डायमेंशन इस क्वांटिटी का होगा और उतना ही डायमेंशन इस क्वांटिटी का होगा। ठीक है, यानी अगर मैं कहूं कि S यहां पर डिस्टेंस है, यानी S के अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो क्या हो जाएगा?
एल हो जाएगा, तो एल डायमेंशन यूटी का भी होगा और हाफ एटी स्क्वायर, हाफ तो खैर कांस्टेंट है, एटी स्क्वायर का भी जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, एल। ठीक है, ये हमें देखना है। अब हम चेक करते हैं कि इसका डायमेंशन एल आता है कि नहीं आता है। तो यूटी का अगर मैं डायमेंशन देखूं तो यू क्या है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी लिख देता हूं, और वेलोसिटी का आपको पता होगा क्या होता है, एल टी माइनस 1, और टी का टी, यानी इसका यूटी का डायमेंशन क्या हो गया, देखो टी की पावर 1 और टी इनवर्स यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका डायमेंशन ओवरऑल कितना हो गया, एल। यानी यूटी का जो डायमेंशन आया वो कितना आया, एल। ठीक है, सिमिलरली हम लोग चेक करेंगे हाफ एटी स्क्वायर का डायमेंशन। तो अब इसमें देखो हाफ तो कांस्टेंट है, इसमें डायमेंशन, ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। यहां पर ए क्या होता है, एक्सीलरेशन। ठीक है, तो सभी को पता होगा, इसकी डायमेंशन हम निकालते हैं, क्या हो जाएगा, ए का क्या होगा, एल टी माइनस 2 टी स्क्वायर, टी मतलब टाइम का स्क्वायर, यानी इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, तो इसकी ओवरऑल डायमेंशन क्या हो गई, इस पूरे ओवरऑल टर्म की डायमेंशन क्या हो गई, एल। देखो टी की पावर माइनस 2, टी की पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, एल अकेला बचेगा। यानी ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, ध्यान रहे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी इक्वेशन दी गई है, डायमेंशनली करेक्टनेस का मतलब ये नहीं होता है कि इक्वेशन करेक्ट है। उसकी डायमेंशन करेक्ट है ये मैं मानता हूं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इक्वेशन सही लिखी हुई, यानी उसमें हो सकता है यहाँ पर कोई कांस्टेंट आ रहा हो सकता है यहाँ पर कोई कांस्टेंट आ रहा हो, बहरहाल ये इक्वेशन सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं डायमेंशनल करेक्टनेस के लिए। एक इक्वेशन लिखेंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, टाइम पीरियड एग्जाम्पल, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई, पेंडुलम के लिए लिखा हुआ है l अपॉन g का अंडर। ठीक है, अब हमें इसका डायमेंशन हमें इसकी चेक करनी है कि डायमेंशनली ये इक्वेशन करेक्ट लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है। ठीक है, तो ये क्या है, टाइम मतलब टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का तो डायमेंशन आपको पता होगा क्या होता है, टी। ठीक, अब हमें इसका डायमेंशन चेक करना है। ओके, चलिए इसका इक्वेशन, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, 2 पाई कांस्टेंट हो गया, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी लिखी हुई है। अब हम चेक करेंगे अंडर रूट एल अपॉन जी। देखें, चलिए स्टार्ट करते हैं, अंडर रूट लगा दिया, एल क्या है, लेंथ, लेंथ का क्या होता है, एल। ओके, जी का क्या होता है, जी लाइक एक्सीलरेशन है ना, एम जी वाला, वही वाला जी है, ग्रेविटेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, एल टी माइनस 2। ठीक है, एल से एल अंडर रूट के अंदर ये खचाक खचाक हो जाएगा, कितना बचेगा, अंडर रूट, ये टी की पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी की पावर 2 अंडर रूट के अंदर है, तो अगर हम इसको बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, टी अकेला आ जाएगा बाहर। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या आई थी, टी, राइट हैंड साइड की डायमेंशन भी कितनी आ गई, टी। यानी ये जो इक्वेशन लिखी हुई है डायमेंशनली करेक्ट है, ये इक्वेशन जो लिखी हुई है डायमेंशनली करेक्ट है। चल, इस यूजेज का हम लोग एक और अच्छा एग्जाम्पल लेंगे, एक और अच्छा एग्जाम्पल लेंगे। चलिए हम लोग लिखेंगे एग्जाम्पल, velocity v of a particle depends upon the time t according to the equation v is equal to at plus bt plus c upon d plus t। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी v है किसी पार्टिकल की और वो डिपेंड कर रही है किस पर,
टाइम टी पर अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग डिपेंड कर रही है। हमें यहाँ पर डायमेंशनल करेक्टनेस का यूज करते हुए हमें फाइंड करना है, फाइंड या डिटरमाइन ए बी सी एंड डी। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आप लोग बस खुले दिमाग से बैठिएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं। देखो मैंने अभी बताया था प्रिंसिपल, क्या बताया था, दो पॉइंट सॉरी। एक तो मैंने क्या बताया था कि जितने भी टर्म लिखे हुए हैं यहाँ पर हर टर्म का डायमेंशन सेम होगा। जितने भी टर्म लिखे हुए हैं इस इक्वेशन में हर टर्म का डायमेंशन सेम होगा। एक तो ये है, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बताया था, सेम डायमेंशनल क्वांटिटीज को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो डायमेंशन यहाँ पर v का है, जो डायमेंशन v का है वही डायमेंशन a इंटू टी का होगा, वही डायमेंशन b इंटू टी का होगा और वही डायमेंशन इस पूरे टर्म का होगा। ठीक है, यानी v के डायमेंशन की अगर हम बात करें, v के डायमेंशन क्या हो जाएगा, देखो v क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का सभी लोगों को अभी तक याद हो गया होगा lt माइनस 1, l इंटू टी माइनस 1, यानी ए टी का भी डायमेंशन यही होगा। तो हम क्या लिखेंगे, ए टी का भी डायमेंशन यही होगा एल टी माइनस 1। इस साइड भी पुट करके देखते हैं। ए हमें पता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए यहाँ पर एक्सीलरेशन नहीं है, कांस्टेंट एक लिखा हुआ है, तो ए की जगह ए लिख देते हैं और यहाँ पर टी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी हो गया एल टी माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू, अगर मैं लिखना चाहूं तो एल टी माइनस 1 डिवाइडेड बाय टी। देखो यहाँ पर टी की पावर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब पावर इसकी क्या है, 1। तो ये 1 ऊपर जाएगा तो माइनस 1 और हो जाएगा, यानी इसका क्या आ जाएगा, एल टी माइनस 2 हो गया। ये हो गया, ए की वैल्यू हमें पता चल गई, ए की वैल्यू पता चल गई। इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से देखो यहाँ पर BT लिखा हुआ है, तो BT की भी डायमेंशन वही होगी जो वेलोसिटी की है या AT की है, बहरहाल। तो क्या हो जाएगा, BT की भी डायमेंशनली की हम लोग बात कर रहे हैं, इक्वल साइन का मतलब है डायमेंशनली हम लोग इक्वल कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, LT माइनस 1, BT की डायमेंशन वही होगी जो V की डायमेंशन लिखी हुई है। तो क्या हो जाएगा, देखो B कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, इसकी डायमेंशन T हो गई और यहाँ पर आ गया LT माइनस 1, ब्रैकेट लगा देते हैं, डायमेंशनल क्वांटिटीज को ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, तो B की डायमेंशन हमें पता करनी है, क्या हो जाएगा, वही बिल्कुल प्रोसेस LT माइनस 1 डिवाइडेड बाय T, यानी अगेन वही आ गया। आना भी चाहिए, आना भी वही चाहिए, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि जितने भी टर्म लिखे हुए हैं सभी की डायमेंशन सेम होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं C पर। C और D की वैल्यू हमें और अभी फाइंड करनी है, तो C और D की वैल्यू तो हम बाद में फाइंड करेंगे। पहले मैं C की वैल्यू तो हम बाद में फाइंड करेंगे, पहले हम D की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में D प्लस टी, यानी इसकी जो डायमेंशन होगी वही डायमेंशन इसकी होगी। अभी बताया था मैंने, सेम डायमेंशनल की क्वांटिटीज को ही हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यानी जो डायमेंशन D की होगी वही डायमेंशन T की होगी। अब देखो D की अगर हमें डायमेंशन पता करना है तो क्या हो जाएगा, T की डायमेंशन तो सभी को पता है। आ गया, आसान है, आसान है। अब हमें, यानी नीचे वाले जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, इस डिनोमिनेटर की डायमेंशन कितनी हो गई, T। ठीक है, तो क्या हुआ, देखो चलिए आगे हम लोग D का वैल्यू अभी हमें पता करना है ना। C अपॉन D प्लस T की जो डायमेंशन होगी, अभी मैंने बताया था तुम्हें, वो कितनी होगी, जितना इसकी है, जितना इसकी है, जितनी इसकी है, और कितनी है इसकी, LT माइनस 1, LT माइनस 1। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर वाली टर्म की कितनी थी, डिनोमिनेटर वाली टर्म की कितनी थी, T, है ना। तो C अपॉन, इसको T लिख देता हूं मैं, इसको पता करना है हमें, LT माइनस 1। देखो T का इधर मल्टीप्लाई होगा, T का मल्टीप्लाई होगा मतलब T की पावर 1 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये T कैंसिल हो जाएगा, यानी C की डायमेंशन कितनी आ जाएगी, C की डायमेंशन बताओ कितनी आ जाएगी, L, बस T कैंसिल हो जाएगा।
हो गया, लिखो जल्दी से लिख लो। सी की डायमेंशन भी हमने पता कर ली। तो चारों क्वांटिटी की हो गई, ए का ये हो गया, बी का ये हो गया, सी का ये हो गया और डी का ये लिखा हुआ है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। और अब हम आगे एप्लीकेशन में बढ़ते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं। चलिए, यूजेज ऑफ डायमेंशन में हम लोग थर्ड एप्लीकेशन पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ थर्ड में? टू एस्टेब्लिश द रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कई सारी फिजिकल क्वांटिटी दी गई होंगी या दी जाती हैं, तो हमें क्या है उनमें आपस में रिलेशन पता करना है कि उनमें आपस में क्या रिलेशन होगा। ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है यूजेज ऑफ डायमेंशन का। चलिए इसको हम इस पॉइंट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देख लीजिए। द फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन द टेंशन। यहाँ पर ध्यान देना, टेंशन का मतलब टेंशन टी जो हम लोग डायमेंशन निकाली थी वो नहीं, यहाँ पर टेंशन एफ लिखा हुआ है, डायमेंशन ऑफ फोर्स, ठीक है। लेंथ एल ऑफ द स्ट्रिंग एंड द मास पर यूनिट लेंथ। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, मास पर यूनिट लेंथ म्यू। मास पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या हो गया? अगर मैं म्यू की डायमेंशन कैलकुलेट करना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा? म्यू इज इक्वल टू एम अपॉन एल, है ना, एम एल माइनस 1। ध्यान दीजिएगा, ऑफ द स्ट्रिंग। ड्राइव द फार्मूला फॉर द फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ। क्या है? फ्रीक्वेंसी जो है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? किस किस पर डिपेंड कर रही है? टेंशन एफ, एफ की पावर ए लिख दिया भैया, यही तो डायमेंशन हमें पता करना है। लेंथ स्मॉल एल की पावर बी लिख दिया। मास पर यूनिट लेंथ म्यू की पावर सी लिख दिया, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन करना है ए बी और सी की वैल्यू। ए बी और सी अगर आ जाती है तो फार्मूला हमको एफ का पता चल जाएगा क्या होगा, ठीक है। चलिए मैं इसको अभी रब कर दे रहा हूं ताकि हमें स्पेस और ज़्यादा मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखा हुआ था हमने? एफ की पावर ए, एल की पावर बी और म्यू की पावर सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ये प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट हटा के मैं यहाँ पर सपोज एक कांस्टेंट के लगा देता हूँ। एफ की पावर ए, एल की पावर बी, म्यू की पावर सी, ठीक। डायमेंशनली करेक्टनेस, डायमेंशनली करेक्टनेस अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था तुम्हें, मतलब जितने भी टर्म लिखे होंगे इस इक्वेशन में उन सबकी डायमेंशन सेम होगी। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में भी एक टर्म है, राइट हैंड साइड में भी टोटल एक ही टर्म है। तो इसका मतलब जो डायमेंशन इस एफ की होगी वही डायमेंशन इस पूरे क्वांटिटी की होगी। और एफ की डायमेंशन तो सभी को पता है, एफ इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। यानी एफ की अगर हम डायमेंशन की बात करें कितना हो जाएगा? अरे भाई तुम लोग बड़े जल्दी कंफ्यूज हो जाते हो, बता देता हूँ मुझे कौन सा, यानी क्या हो जाएगा? टी, देखो टी ऊपर जाएगा, -1 आ जाएगा, हो गया। तो हमें इसकी डायमेंशन पता चल गई, इधर का हमें कैलकुलेट करना है। देखो क्या कैसे किया जाएगा, इसको मैं साइड में कर देता हूँ। यहाँ से आ जाते हैं, एफ या एफ की डायमेंशन अब लिख देते हैं, हमें पता चल गया टी की पावर -1। राइट हैंड साइड में आ जाओ, के की डायमेंशन हमें के से कोई लेना देना नहीं, कांस्टेंट है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, डायमेंशनल क्वांटिटी लिखी हुई है। एफ फोर्स एम एल टी -2, ये तो आप लोग मास्टर हो गए, याद है, की पावर ए। एल क्या, एल का क्या होता है? बी और म्यू। म्यू क्या है? देखो अभी मैंने बताया था म्यू मास पर यूनिट लेंथ लिखा हुआ है, तो हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। मास पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या हो गया? मास अपॉन लेंथ, यानी म्यू की डायमेंशन क्या हो जाएगी? म्यू की डायमेंशन हो जाएगी एम एल -1। ध्यान दीजिएगा, म्यू की डायमेंशन क्या हो जाएगी? एम एल -1, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? एम एल -1 की पावर सी।
बस हो गया, t की पावर -1, सॉरी इसको मैं देखो t को थोड़ा सा अच्छी तरह लिख देता हूँ, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1। सही है? चलिए राइट हैंड साइड में देखते हैं m टोटल कितना हो जाएगा। m टोटल कितना हो जाएगा, देखो m की पावर a, m की पावर c, यानी m कितना हो गया, m की पावर टोटल कितनी हो गई, a प्लस c। अरे ऐसे नहीं लिखना, तो ऐसे लिख दो, मैं कौन सा कह रहा हूं कि वैसे ही लिखना है। ये हो गया, l बताओ, l कितना हो गया, l की पावर, देखो यहाँ से l की पावर a यहाँ से है, l की पावर b यहाँ से है, यहाँ कितना है, l की पावर -c है ना, तो कितना हो जाएगा, a प्लस b माइनस c, l हो गया। t कितना है, t लिखा हुआ है, t कितना लिखा हुआ है, t बताओ, देखो यहाँ पर -2 है और a लिखा हुआ -2a हो गया, -2a हो गया, सही है, बस हो गया। देखो m की पावर लेफ्ट हैंड साइड में कितनी है, 0, तो यहाँ पर यानी a प्लस c की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, हम यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमको रिलेशन मिल जाएगा a प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन। दूसरा l की पावर 0 यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, ये भी 0 हो गया, होना चाहिए, है ना। इक्वेशन नंबर 2, एक ये इक्वेशन हो गई। और देखो यहाँ पर माइनस टी की पावर -1 लिखा हुआ है, यहाँ पर टी की पावर -2a लिखा हुआ है, यानी -2a इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2। a की वैल्यू पता चल गई भाई लोगों, a की वैल्यू पता चल गई। ये इक्वेशन इसको 3 लिख देते हैं, a की वैल्यू पता चल गई, सही है, a की वैल्यू पता चल गई हमें। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो भी लिखी हुई इनको सॉल्व करना है अब तो, ठीक है। तो सॉल्व तो 6वीं क्लास का स्टूडेंट भी कर देता है भाई, इसको मैं रब कर रहा हूं, ये हो गया। चलो a की वैल्यू पता चल गई, हाफ, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0 आया था, यानी हाफ प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी c की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। डन डन आडन। चलिए सेकेंड इक्वेशन का यूज करते हैं, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी आई थी, a की वैल्यू हाफ प्लस b माइनस सी की वैल्यू कितनी थी, c की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी थी यार, -1/2 लिखा हुआ है भाई। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हाफ, और ये हाफ लिख देता हूँ, तुम लोग पता नहीं, हाफ इज इक्वल टू 0, यानी b इज इक्वल टू कितना आ गया, देखो 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, यानी b इज इक्वल टू कितना आ गया, -1, b इज इक्वल टू आ गया -1। a आया हाफ, b आया -1 और c आया -हाफ। रिलेशन लिखो, रिलेशन f इज डायरेक्टली, f इज इक्वल टू क्या लिखा था मैंने, k f की पावर a, l की पावर b और म्यू की पावर लिखा था c, तो f इज इक्वल टू कितना होगा, k, f की पावर कितनी आ गई, अरे a लिखा हुआ है यार, a देखो, a की वैल्यू अभी हमने निकाली तो थी, ये 1/2 लिखा हुआ है, गुड। l की पावर कितना लिखा हुआ, b की पावर है -1, वेरी गुड। और म्यू की अभी हमने बताई थी, म्यू की पावर कितनी आई थी, -1/2। हो गया, हो गया, हो गया, ठीक है। अब इसको तुम सिंप्लीफाई, जितना सिंप्लीफाई भैया हो सकता है आंसर में लिखा हुआ f इज इक्वल टू k, ठीक है। इसको मैं क्या लिख देता हूँ, देखो पावर हाफ का मतलब क्या होता है, अंडर रूट, यहाँ पर हाफ है, यहाँ पर -हाफ है, यानी म्यू कैसे आ रहा है वो, अगर मैं इसको अंडर रूट के l लिखा हुआ है,
पावर -1 यानी इसको मैं 1/L लिख देता हूँ, इसको मैंने अभी लिखा हुआ है। यहाँ पर हाफ, यहाँ पर -हाफ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √f/μ। ध्यान से देखो, आ गया रिलेशन, जो उसने पूछा हुआ था रिलेशन आ गया है। ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करो। देखो इधर बिल्कुल आसान सा है, l की पावर -1 लिखा था मैंने, डिनोमिनेटर में लिख दिया, नीचे जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, डायमेंशन चेंज हो, वो चेंज हो जाती है ना, पावर ऊपर नीचे जब होता है। चलो f की पावर लिखा था मतलब अंडर रूट में लगा दी, ये माइनस लिखा था डिनोमिनेटर में लिख दिया अंडर रूट करके, हो गया डन। आप लोग मास्टर आदमी हैं, बहुत अच्छे। कभी ये मत समझना कि हमें कुछ आता नहीं है। अरे अगर तुम्हें कुछ नहीं आता तो हमें भी कुछ नहीं आता है, ठीक है, और हमें आता है तो तुम्हें भी आता है। कभी भी ये मत समझना कि हमें कुछ नहीं आता है, हम कुछ सीख नहीं सकते हैं।